नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए करीब 6 दशक पुराना एक सरकारी आदेश वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता। और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि उस दौर में कुछ लोगों को आरएसएस से जुड़े होने के चलते नौकरी तक से निकाल दिया जाता था। और ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र की आज दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का फैसला आते ही एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता, इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस वाले तो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं। हालांकि ये वही आरएसएस है जिसके अनुशासन यानी डिसिप्लिन की तारीफ खुद महात्मा गांधी ने करी थी। ये वही आरएसएस है जिसे 1963 में पंडित नेहरू की सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड का न्योता बकायदा दिया था। तो सवाल है कि क्या नेहरू की कांग्रेस की अलग सोच थी और राहुल की कांग्रेस की अलग सोच है? कुछ सियासी दल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए दशकों से आरएसएस के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। मोदी सरकार ने 58 साल पुराने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से एक गलत प्रतिबंध लगाया था, उस गलती को हमने सुधार दिया। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। ये गलत है, जो एक सिस्टम बना हुआ था तो ये चुपचाप छिपके जैसे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी सैफ्रनाइजेशन की, उसी का आप हिस्सा देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? तो आज इन मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए एक एक करके हम कई पहलुओं पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सियासी भ्रम तोड़ने वाला विश्लेषण क्या है? क्योंकि संघ को लेकर बहुत सारी बातें की जाती है और ये वही लोग हैं व्यूअर्स जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। कहते हैं लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संघ के कार्यक्रम में जाना गुनाह है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में जाना गुनाह है, और जो देश प्रेमी ऑर्गेनाइजेशन हो। सवाल यह भी बड़ा है, कोई कांग्रेस के कार्यक्रम में जाता है तो क्या उसको नौकरी से बाहर कर देना चाहिए? कोई सेवा दल के कार्यक्रम में जाता है, कांग्रेस का संगठन है, तो उसको क्या बाहर कर देना चाहिए? ये कुछ बड़े मूल सवाल है। हाँ, कोई आईएसआईएस के प्रोग्राम में जाए, कोई सिमी के प्रोग्राम में जाए जो प्रतिबंधित है, तब जरूर बाहर कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया। पंडित नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड का न्योता दिया। तो सवाल यह है कि जिस महात्मा गांधी को मारा आरएसएस ने, उनको पंडित नेहरू ने क्या रिपब्लिक डे परेड में आने का न्योता दिया? क्या पंडित नेहरू गलत थे? राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन के साथ की। 2018 में कांग्रेस सेवा दल ने आरएसएस को फौजी अनुशासन वाला संगठन बताया था। 2018 के अंदर के अनुशासन सीखना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखिए, संघियों से सीखिए। ओवैसी बोले आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं। 1975, लेकिन उससे पहले 1965 में युद्ध के वक्त दिल्ली में कानून व्यवस्था संभाली थी आरएसएस ने। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो संघ परिवार है वो सबसे खतरनाक परिवार है। 1975, 1977 तक जब इमरजेंसी यानी अर्थात आपातकाल के वक्त सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था। और यह वही आपातकाल है जिसमें मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जेल में थे। यह वही आपातकाल है जिसमें लालू यादव जैसे नेता जेल में गए थे। उस आपातकाल का विरोध कर रहा था आरएसएस, और यह तब नेता भी आरएसएस के साथ थे। बड़ा प्रश्न क्या है? क्या सियासी हित साधने के लिए विपक्ष ने दशकों तक आरएसएस पर भ्रम फैलाया, जैसे अब भ्रम फैलाया जा रहा है
कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, यह दशकों तक भ्रम फैलाया गया। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन है? डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ इस चर्चा में, मेरे साथ कंचना यादव है प्रवक्ता आरजेडी की, मेरे साथ फैजान किदवई हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव हैं नेता लेफ्ट के, अरुण आनंद होंगे मेरे साथ जाने माने लेखक है, रिजवान अहमद है मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, पेशे से वकील हैं। और मैं शुरुआत कंचना यादव आपसे करता हूं। आरएसएस पर बैन अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में जा पाएंगे तो लोकतंत्र तो इससे मजबूत होगा या कमजोर होगा? क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई आप लोग देते हैं मैडम बार बार। देखिए अमित जी, जो काम पहले पर्दे के पीछे हुआ करता था वो पर्दे के सामने लीगली कर दिया गया है, यही हुआ है। अच्छा मत करिए, हकीकत है। यूपीएससी का चेयरपर्सन कौन? आरएसएस से आएगा। एनटीए का चेयरपर्सन आरएसएस से आएगा। वाइस चांसलर आरएसएस से आएगा। प्रोफेसर जो आरएसएस से जुड़ा हो, आरएसएस के यहाँ जाता हो, संघ में शाखा लगाता हो, उनकी लाठी उठाता हो, हाफ पैंट पहनता हो, उनको प्रोफेसर बनाए जाएंगे। तो जो काम पर्दे के पीछे हुआ करता था वो लीगल कर दिया गया। लेकिन आपने जो गिनवा दिए कि आंदोलन किए थे, आपातकाल में किए थे, उसका इस बात से कहां लेना देना है कि जो संविधान में जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर का, उस सेपरेशन ऑफ पावर का ये सीधा सीधा मिसयूज है। मिसयूज कैसे है कि आज आरएसएस को आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो ना, दरअसल वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कम नहीं है। बिना आरएसएस के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, बिना आरएसएस के बीजेपी चल नहीं सकती। तो बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी, जब दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे उनको राइट है को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईएएस आईपीएस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जाकर जुड़ पाए? इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से सीधे सीधे जुड़ना हो गया, जिसको हमने देखा। अभी उत्तर प्रदेश का इन्होंने आकलन किया था कि हमने इसलिए हारा क्योंकि सिविल सर्वेंट जो थे, ऑफिसर्स जो थे, हमारा साथ नहीं दिए। क्यों देते आपका साथ? इसका मतलब आप चाहते हो कि सिविल सर्वेंट जो है, जो डीएम है, एसडीएम है, जो बूथ मैनेजर है, जो सब कुछ है वहां पर, वो आपका साथ दे, वो बीजेपी के एजेंट हो। आपने कैसे मान लिया कि अगर आरएसएस के कोई कार्यक्रम में जाएगा, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कोई जाएगा, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह यानी अपने कार्य प्रणाली का निर्वाह नहीं कर पाएगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि देखिए आपने बोला चांसलर प्रोफेसर। अब चांसलर प्रोफेसर की बात करिए मैडम, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों संघी है। नरेंद्र मोदी आरएसएस से है, आपको जानकारी है कि नहीं है? देश की राष्ट्रपति महामहिम आरएसएस है। नहीं, सुनना पड़ेगा मैडम, सुनना पड़ेगा। एक सेकंड, लोकसभा स्पीकर, नहीं एक सेकंड मैडम 30 सेकंड दीजिए ना। लोकसभा स्पीकर आरएसएस से है। इस देश में दर्जनों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। इस देश की 95% कैबिनेट आरएसएस की है, आरएसएस के लोग हैं वो। किसको रोकिएगा? आरएसएस कोई 1-2 साल पुराना संगठन नहीं है। डॉक्टर बल्लीराम हेगड़ेवार ने आरएसएस को दशकों पहले बनाया था। तो जब से यह देश है तब से आरएसएस है। बोलिए कंचना यादव जी। एक क्लियर एक स्टेटमेंट आपको आप जवाब सुन लीजिए मेरी। मैं आपको कहने की जो कोशिश कर रही हूं, जो हमारा संविधान कहता है कि द डॉक्ट्राइन सेज दैट नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अदर देन व्हाट इज गिवन टू देम। मतलब आईएएस और आईएएस ऑफिसर को आईपीएस ऑफिसर को जो पावर मिला हुआ है उसके अलावा और कोई वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आरएसएस एक पावर है, और आरएसएस कितना पुराना है कितना नया है ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। आरएसएस ने कहां आंदोलन किया ये कोई डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव, जो हमारा एग्जीक्यूटिव और जो हमारा जुडिशियरी सेपरेट पावर है, उस पावर को ब्लर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? यहां पर सवाल है। सवाल ये नहीं कि आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस कितनी पुरानी है। और इसी बात को अरस्तु भी कहते थे। आप क्योंकि पुराना जा रहे हैं ना, तो आरएसएस अरस्तु से पुराना तो होगी नहीं। पुराना अरस्तु का थ्योरी आप जाकर पढ़िए, वो भी यही कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए सिस्टम में, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म कर रही है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी क्या करना चाह रही है? कंचना जी, यू गॉट योर, आपको बड़ा मौका मिला अपनी बात को रखने का। लगातार आपसे मैंने 2 सवाल पूछे। अब जिस पर पूरा आरोप है यानी भारतीय जनता पार्टी, क्यों कर रहे हैं आप लोग? आरजेडी को चिंता हो रही है, सपा को चिंता हो रही है, कांग्रेस को चिंता हो रही है कि करना क्या चाहते हैं आप?
आरएसएस को अगर छूट मिलेगी तो क्या क्या होगा इस देश के अंदर? अमित जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कंचना जी हो गई, फराज किदवई जी हो गए जो बैठे हुए हैं सपा के प्रवक्ता, ये तमाम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं। सब कोई करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल करते हैं। तो चलिए एक प्रार्थना करते हैं। नमस्ते सदा वत्सल्ये मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सल्ये मातृभूमि, त्वया हिंदू धर्म भयो सुखम वर्धितो हम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हे मातृभूमि, मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे मातृभूमि, तुम ही हो जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। इस प्रार्थना करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, कर लीजिए आप लोग भी। क्या मातृभूमि से भी नफरत हो गई? आरएसएस 1966 में प्रतिबंध लगाया, पूर्णतः संवैधानिक रूप से गलत था। ये कैसे आप प्रतिबंध कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारी को साइन किया जाता था पहले नौकरी ज्वाइन करने के पहले कि आप आरएसएस के कार्यक्रम और गतिविधि में क्यों आप शामिल नहीं होंगे, क्यों? क्या आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आरएसएस का इतिहास पता है आप लोग को? यही महात्मा गांधी थे जिनकी आप बात करती हैं कि आरएसएस वालों ने हत्या कर दी। इसी महात्मा गांधी ने 16 जनवरी 1947 को बैठ के आरएसएस के बारे में बोला था, गुरु गोलवालकर के बारे में बोला था कि गुरुजी के बारे में मुझे कहा गया था उनके हाथ खून से सने हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया तो मैं मान गया हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए खपती है और भारत के हितों के लिए, रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। यही महात्मा गांधी थे 1934 में दिसंबर में वर्धा में गए थे जमनालाल बजाज जी के यहाँ। जानिए इतिहास आरएसएस का। अब 15 दिन वहां रुके थे, 7 दिन लगातार देखा कि सामने एक बड़े से मैदान में शिविर लगा के स्वयंसेवक अपने आप को शारीरिक रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। तो वो बहुत इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। हेडगेवार जी थे, हेडगेवार जी अगले दिन मिलने आए, महात्मा गांधी खुद शिविर में गए, जाके देख के उन्होंने प्रशंसा की कि कैसे खाना खाते हैं, क्या क्वालिटी है, और खाने का सब खर्चा भी स्वयं वहन करते हैं, किसी पे परजीवी नहीं बनते। यही आरएसएस है। कोई भी आपदा हो, चाहे 1971 की उड़ीसा की चक्रवात की आपदा हो, चाहे 1975 का इमरजेंसी हो, चाहे 1984 का दंगा हो, चाहे उसके बाद आपको उत्तराखंड की बाढ़ ट्रेजेडी हो, उसके कारगिल का युद्ध हो, हर जगह आरएसएस के स्वयंसेवक खड़े होके देश की सहायता में निस्वार्थ सेवा किए हैं। आज जो हम लोग गोवा करते हैं ना, आप लोग लेकिन आरएसएस की देशभक्ति पर कोई प्रश्न नहीं है। आरएसएस आपदाओं में मदद करता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न इस पे है कि 10 साल से आपकी सरकार थी, 11वें साल ये क्यों ध्यान आया? ये एक प्रश्न है डॉक्टर अजय लोक, आंसर दिस। भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अमीर जी। ये सच्चाई है कि बहुत सारी चीजें ध्यान से उतर जाती हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान से उतर जाती हैं। ये ना आरएसएस को ध्यान होगा ना हमें ध्यान होगा। ये तो भला वो होम मिनिस्ट्री की फाइल अमित भाई लगातार अध्ययन करते रहते हैं, ये निकला, ये लगा कि अभी तक ये हटा कैसे नहीं है। ये तो हमारी विफलता है। हम पहले ही दिन मान रहे हैं कि 10 साल क्यों लग गया इसको हटाने में। ये तो सही बात है, ध्यान से उतर गया था, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो आज भी जानता हूं कि बहुत लोग, आप भी कंचना जी जाइए किसी आरएसएस के दफ्तर के बाहर, उस झंडे के नीचे ऐसे हाथ रख के बोलिए नमस्ते सदा वत्सल्ये मातृभूमि, आप बन गई आरएसएस की मेंबर। कोई जरूरत नहीं है पर्ची कटाने की। राष्ट्र के प्रति सेवा की भक्ति होनी चाहिए। आप अपने आप आरएसएस के मेंबर। ओके, यू मेड योर हंस रहे हैं लेफ्ट के नेता, लेफ्ट के नेता हंस रहे हैं। इनको याद दिलाता हूं विवेक श्रीवास्तव को, यही सीपीआई थी जो जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी पूरे देश में। और राजस्थान में उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को कहा था कि सबसे आगे के प्रगतिशील नेता है जब जमींदारी खत्म करने की बात हुई थी। आज बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं आरएसएस के नाम। अरे देशभक्ति करने का नाम आरएसएस, फराज की नाम आरएसएस। अगर आप हैं तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। चीन की गुलामी करते रहिए। प्रार्थना ठीक से याद नहीं है, आप रट्टा मार के लिख के लाए कि आप बोलेंगे और डिबेट की शुरुआत उससे करेंगे, लेकिन मैं लिख के नहीं बैठता हूं, इसलिए मैं हंस रहा था। मैं लिख के नहीं बैठता हूं, समझे ना, मैं लिख के नहीं बैठता हूं। आपके पार्टी का इतिहास बता रहा हूं राजस्थान का। आपने मेरा नहीं, आज अरे आपकी पार्टी का इतिहास बता रहा हूं सीपीएम का राजस्थान। ये बड़ी मेरा निवेदन है, ये जो डिबेट है, ये ऐसी डिबेट जो है वो कई वर्षों तक सिस्टम में रहती है। मेरा निवेदन है इसलिए इंटेलेक्चुअली इस डिबेट को बहुत साउंड तरीके से करा जाए, क्योंकि ये सामान्य पे पॉलिटिकल बहस नहीं है। आरएसएस पर बैन हटना और खासतौर पर यानी प्रतिबंध हटाना, 58 साल पुराना प्रतिबंध उठाना, ये कोई सामान्य घटना भी नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। फराज किदवई साहब, आप बहुत दानिश्वर हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। अखिलेश यादव जी को मैं कोट कराऊं, दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है संघ परिवार आरएसएस, लेकिन
1975-77 में जब इमरजेंसी का दौर था तो यही आरएसएस था जो उस इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा हुआ, जिस इमरजेंसी के विरोध में मुलायम सिंह यादव भी थे जो आपके सबसे बड़ा नेता हैं अब तक के, और इसी विरोध में लालू प्रसाद यादव जी भी थे और दोनों जेल में थे। संघ का लोहा तो मुलायम सिंह यादव भी मानते थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। अमीर जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जी बोलिए सर, मेक योर पॉइंट। जी मेरी आवाज आ रही है अमीर जी? बिल्कुल आ रही है, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। अगर आपको अमीर जी इको हो रही होगा तो आपसे हमारा पीसीआर करेक्ट करेगा। बोलिए, मेक योर पॉइंट। जी देन रिजवान अहमद जी। नहीं इट्स फाइन जी जी। देखिए मैं बात शुरू करूंगा। अभी डॉक्टर अजय आलोक जी ने शुरुआत की, तो हमारे जो विवेक जी हैं उन्होंने बोला कि वो रट्टा मार के आए हैं। मुझे नहीं पता कि अजय आलोक जी रट्टा मार के आए कि नहीं आए हैं, लेकिन विष्णु पुराण का एक श्लोक है जो मुझे कंठस्थ है और मैं देखूंगा भी नहीं, मैं वो पढ़ूंगा। विष्णु पुराण के श्लोक में लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। अमीर जी इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र के दक्षिण में और हिमालय के समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो धरती है वो भारत माँ है, और उसमें रहने वाला हर भारतीय जो है वो भारत माँ की संतान है। तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जो बोलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उसका सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, तो क्या अजय आलोक जी और उनकी पार्टी विष्णु पुराण को नहीं मानते हैं? आज ये आपके इस प्रेस्टीजियस चैनल पर बैठ करके बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात अमीर जी, रही बात आरएसएस की। देखिए आरएसएस को, आप तो इतने ज़हीन पत्रकार हैं, आपको मैं बहुत फॉलो करता हूं, आप समझ गए होंगे, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप अपने टीवी चैनल पर नहीं बोल पा रहे होंगे। आरएसएस का ये जो फैसला आया है वो इसलिए आया है कि किसी न किसी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड रूप से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा सके। कैसे? और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हो। अब आप कहेंगे कि फराज साहब, हाँ, नहीं, पर ये आपने बड़ा आरोप लगाया, इसके पीछे के तथ्य बताइए कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस का जो प्रतिबंध हटाया गया है उससे एससी एसटी का आरक्षण का क्या लेना देना है? कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रतिबंध हटा, बता रहा हूं, आरक्षण का क्या लेना देना है? अमीर जी मैं बताइए प्लीज। मैं बता रहा हूं प्लीज। आरएसएस की जो विचारधारा है, ये मेरे हाथ में किताब है बंच ऑफ थॉट्स। अमीर जी ये बंच ऑफ थॉट्स को अगर आप पढ़िएगा और इसका पेज नंबर 238 खोलिएगा, तो इस 238 पेज नंबर पर यह लिखा हुआ है कि ये आरएसएस जो है वो भारत के संविधान को नहीं मानती है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 लाइन पढ़ करके इसकी आपको सुना दूं, जिसमें लिखा है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन 2 इज जस्ट अ cumbersome and heterogeneous piecing towards of various articles from various constitution of the western countries। और इसके आप जब डिटेल में जाइएगा तो ये बोलते हैं कि ये बेसिकली हमारा जो है वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहली बात। तो आरएसएस की जो विचारधारा है वो भारत के संविधान को तो कभी मानती ही नहीं थी। अब मैं एससी एसटी और ओबीसी पर आ जाता हूं। पेज नंबर 357 बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है, मैं कर रहा हूं, पेज नंबर 357 पर लिखा हुआ है कि इट वुड देयरफॉर बी प्रॉपर दैट प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल दैट विल ईज आउट मैटर्स एंड हार्ड बर्निंग अमंग अदर्स दैट सो कॉल्ड हरिजन्स अलोन आर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस विल आल्सो बी रिमूव्ड। यानी कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस किताब में लिखा हुआ है कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं, वो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन की बात करती है। तो जब आरएसएस को खुली छूट दे दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों को, तो कहीं ना कहीं से तो वो संविधान पर और घाते वो तो करेंगे ही। और आप देखिए जी रिजवान अहमद, लोकतंत्र के लिए खतरा है आरएसएस का प्रतिबंध हटना। और देखिए एक नैरेटिव जिसको इस चुनाव में बार बार बिल्ड करा गया, और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, महाराष्ट्र में खासतौर पर, कि बीजेपी अगर शासन में आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी। अब आरएसएस पे अगर प्रतिबंध हटेगा तब भी आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तब भी एसटी और एससी के रिजर्वेशन में इश्यू होगा। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी 2 वक्ता आपके साथ बैठे हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं जी। एक वक्ता ने यह बोला कि ये चीज तो हमेशा से होती आई है और ये तो सिर्फ पर्दा हट रहा है, ये तो पहले से चल रहा था। और दूसरा वक्ता ये कह रहा है, सम्मानित,
कि अब इस फैसले के बाद नए कौन कौन से काम होंगे, तो पहले तो ये दोनों वक्ता बैठ के तय कर लें कि ये सिर्फ पर्दा हट रहा है, पहले से आरएसएस वाले बड़े बड़े पदों पर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, डीएम, आईएएस, कमिश्नर, सेक्रेटरी बन चुके हैं, या अब से बनने शुरू होंगे। एक तो इन दोनों में आपस में ये कंफ्यूजन है। दूसरा, इन्होंने बंच ऑफ थॉट का मेंशन किया। बंच ऑफ थॉट मैंने भी पढ़ी है। इन्होंने कहा कि साहब आरएसएस इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन की बात करती है, तो ये इस मंच पर बैठकर बोल दें कि देश में इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो गलत है। जो अगाड़ी जाति के लोग गरीब हैं, जो वंचित हैं, उन्हें इस भारत में कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आज बैठकर ये बोल दें कि हम आरएसएस की इस नीति के खिलाफ हैं। तीसरी बात, और अपनी बात खत्म करूंगा, जरा फंडामेंटल राइट। रिजवान भाई आप बोल दीजिए कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के आप खिलाफ हैं, जो इस किताब में लिखा हुआ है। बोलिए रिजवान भाई आप। एक एक करके आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, दोनों वरिष्ठ हैं। सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, मैं नोट कर रहा था ना। और जरा आपने जब संविधान और बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र कर ही दिया है, तो जरा जो आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी मैं उनको पढ़ के निकाल दूंगा। भाई साहब जरा ये देख के देश को बताइए, और अमित जी आप भी वो सेक्शंस निकालिए, 14, 15, 16, 17 दिखाइए देश को कि वहां पर बैकवर्ड कास्ट लिखा है या बैकवर्ड क्लास लिखा है। जनाब संविधान जरा गौर से पढ़िएगा, वहां पर बैकवर्ड क्लास लिखा है, कास्ट नहीं लिखा है। तो आरएसएस पर उंगली उठाने से पहले उस आर्टिकल का संशोधन करवाइए और क्लास की जगह वहां पर कास्ट लिखवाइए। पढ़िए खोल के कि कास्ट लिखा है या क्लास लिखा है। जी जवाब किदवई साहब, रिप्लाई 30 सेकंड्स। देखिए अमीर जी, रिजवान भाई जो हैं वो बातों को घुमाने में माहिर हैं। मैं बंच ऑफ थॉट्स का जो जिक्र कर रहा हूं उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल लिखा हुआ है और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस की उसमें मुखालिफत की गई है। तो मैं रिजवान भाई से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये आरएसएस के इतने बड़े हिमायती हैं, और इस किताब को मैंने तो पेज नंबर भी बता दिया, आप 2 मिनट में गूगल कर लीजिए, तो फिर क्या आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? दूसरी बात, मैं अमीर जी पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जब आप ये देखिए कि जो हमारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आप देखिए कि सोच कैसी आरएसएस की घुसी हुई है हमारे सिस्टम में, कि जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है पिछली लोकसभा में पार्लियामेंट के अंदर कि जो जनरल कैटेगरी की जो एडवर्टाइज पोस्ट थी वो तो भरी गई साहब 77%, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी जो है वो 15% और 31% के पास। लेकिन ये आपको लिबर्टी कौन देता है? ये बोलने की तो ये आपने बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाया है, इस पर अजय आलोक जवाब देंगे। लेकिन ये आपको लिबर्टी कौन देता है फैक्ट इस बात को रखने की कि आरएसएस पे प्रतिबंध हटना आरक्षण को समाप्त करने के बराबर है? ये आपने जानकारी कहां से डिनोट करी फराज किदवई? अमीश जी देखिए क्या है कि जैसे हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, पीडीए योद्धा आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब जब सामाजिक न्याय की बात आएगी आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम आएगा। वैसे ही जब जब संविधान के ऊपर खतरे की बात आएगी, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को संविधान को खतरे में किसने डाला और कब डाला? सामने आएगी। आरएसएस के विचार आपने बोला अखिलेश जी पीडीए योद्धा है, आपकी बात को मैंने मान लिया कि अखिलेश जी पीडीए के योद्धा हो गए हैं, लेकिन संविधान को खतरे की जब बात आएगी तो आरएसएस का नाम आएगा। आरएसएस ने संविधान को खतरे में कब डाला बताइए ना? ये इस देश में संविधान खतरे में कब डाला था? 1975 में। तब सरकार किसकी थी जिसके साथ आप आज अलायंस पार्टनर है? कांग्रेस वही थी ना 1975 में। और मुलायम सिंह यादव किसके खिलाफ थे? उसी कांग्रेस के खिलाफ थे। जेल में किसने डाला था? इंदिरा गांधी ने डाला था। पॉइंट तो ये है। और उस वक्त मुलायम सिंह यादव और आरएसएस एक ही विषय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये सत्य है कि गलत है? बताइए। अमीश जी देखिए बात यहां पर विचारधारा की हो रही है। मैं तो अगर आरएसएस की विचारधारा यह है कि वो भारत के संविधान को जी आ रही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर।
आरएसएस की अमीश जी जब विचारधारा यह है कि वो भारत के संविधान को वो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज से एडमायर करके वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और यहां पर ये लिखा हुआ है कि व्हाट आवर नेशनल मिशन इज एंड व्हाट आवर कीनोट इन लाइफ इज। तो भारत के संविधान को तो आरएसएस कभी मानते नहीं। एक बात बताइए, दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के 6 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, संविधान बदला। नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, फुल मेजॉरिटी सरकार थी, फुल मेजॉरिटी। और अगर आप बार बार 2/3 बहुमत की बात करते हैं, 2019 से 24 के बीच में 2/3 बहुमत ही था। जगनमोहन रेड्डी की सपोर्ट में डालो, बीजेडी की सपोर्ट में डालो तो 2/3 बहुमत से ऊपर हो जाती है कंडीशन। कौन सा संविधान बदल दिया बीजेपी वालों ने या आरएसएस वालों ने? अमीर जी, पॉइंट यह है कि नैरेटिव बिल्डिंग, संविधान बदला जाएगा। संविधान एक ही बार बदला गया, सन 1975 में, जब संविधान की हत्या की गई थी। ओके डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन आपने खुद माना, डॉक्टर अजय आलोक जी मैं कित भाई साहब आपको बताऊंगा, डॉक्टर अजय आलोक आपने खुद माना कि ये कई चीजें भूल जाती है, कई चीजें याद नहीं रहती, लेकिन अब हो गई। 10 साल बाद हुआ, अभी हुआ, तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई कारण होगा जिसके पीछे आपने ये करा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि ये मान लीजिए बैन हटा तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है भाई? क्या ये मान के बैठे हैं कि जितने सरकारी कर्मचारी है सब तुरंत आरएसएस की शाखा में जाने लगेंगे? इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है आप लोगों में? दूसरी बात मैं याद दिलाता हूं कि इनको अपना इतिहास याद नहीं है। फराज साहब को अगर अपना इतिहास याद होता तो माननीय मुलायम सिंह की किताब पढ़ते, चौधरी चरण सिंह जी की किताब पढ़ते। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद किसने जनता पार्टी बनवाया था? जब लोक दल से लेके चरण सिंह की पार्टी सब मर्ज करके एक जनता पार्टी बनी थी, किसकी भूमिका थी? ये आरएसएस की भूमिका थी कि कांग्रेस की तानाशाह सरकार को हटाने के लिए सब मिलो। ये आरएसएस था जिसने राष्ट्र निर्माण कर फंड दिया था, जिसको आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था। उस वक्त तो बलराज मधो का बाकी लोग आपके गुरु होते थे। ये तो किताब में लिखा हुआ ना, मेरे किताब में नहीं, चौधरी चरण सिंह की किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस की सक्रिय भूमिका थी, तभी जनता पार्टी की सरकार बन पाई है। जनता पार्टी बनी, आप लोगों ने आरएसएस को उसका गोद में बैठाया हुआ था। इमरजेंसी के दौरान जब आप जेल में थे, आपके समर्थक जेल में थे, जो घूम घूम के जनता को इकट्ठा करना, सूचनाएं एकत्र करना, इधर उधर भेजना, कौन करता था? अरे यहां तक कि परिवारों को, समाजवादियों के परिवारों को सूचित भी, समाजवादी के परिवारों को सूचित भी आरएसएस करता था। ये किताबों में जिक्र है, इतिहास में जिक्र है। इसलिए मैं कंचना यादव का रुख करता हूं। अरे मैं तो इनका इतिहास बता रहा हूं। चौधरी चरण सिंह की किताब में, माननीय मुलायम सिंह की जीवनी पे जो किताब लिखी है उसमें जिक्र है, जनेश्वर मिश्रा की किताब में जिक्र है। अपने पार्टी का इतिहास पता नहीं है और यहां आगे क्या इतिहास ना बताइए। अजय जी आप क्यों नहीं बताया? आपको याद नहीं है तो याद दिलाना पड़ रहा है ना। बताइए, आप नाथूराम गोडसे का इतिहास जानिए, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। अरे महात्मा गांधी के असैसिनेशन को गांधी वध कहने वाले आज समाजवादियों को हमारा इतिहास मत बताइए। नाथूराम गोडसे का इतिहास बताइए, जो कि आरएसएस का एक मेंबर था। गोलवालकर से आपसे नाथूराम गोडसे की विचारधारा, नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले लोग आज समाजवादियों की विचारधारा बताएंगे। अरे हमने समाजवादियों ने आजादी की लड़ाई में बढ़कर हिस्सा लिया। आप लोगों ने तो अंग्रेजों को इज्जत करेगा वो आरएसएस को मानेगा। आप लोगों ने तो बंगाल में जाकर सरकार बनाई, करेगा भारत माता को दिल में रखेगा वो आरएसएस को मानेगा। गांधी जी लेकिन ये देश की विडंबना है, ये देश की विडंबना है जिसमें आरएसएस के ऊपर जिस तरह के लांछन या सवाल उठाए जा रहे हैं। वीर सावरकर के ऊपर, जिसको काला पानी की 2 बार सजा हुई, मतलब 2 लाइफ टाइम की सजा हुई काला पानी की। अंडमान के अंडा जेल में वो बंद थे। उस सावरकर को गाली देना एक ट्रेंड हो गया था। वो तो महाराष्ट्र में इनके सहयोगियों ने मना करा, तब राहुल जी रुके। मतलब वीर सावरकर को गाली देना, वीर सावरकर वो था जिसने इस देश के लिए एक नहीं 2 लाइफ टाइम से टर्म सहे। और कोई नेता बता दीजिए इतिहास के अंदर, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता, कोई नेता बता दीजिए जो अंडा आकार की जेल में रहता हो। नैनी जेल में पंडित नेहरू जरूर रहे, लेकिन उनके पास कई सारी सुविधाएं थी वहां पर, लेकिन अंडा आकार की जेल में रहते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। वीर सावरकर को गाली, आरएसएस को गाली, और बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना लिखे। मैं कंचना यादव का रुख करता हूं। कंचना यादव, लालू जी भी जेल गए इमरजेंसी के दौरान, तब आरएसएस ही जानकारी का आदान प्रदान करता था। आज उसी आरएसएस को जब कटघरे में खड़ा करा जाता है तो आरजेडी भी साथ होती है। कारण क्या है? मोदी से विरोध, बीजेपी से विरोध, या आरएसएस का विरोध? कंचना यादव।
देखिए अमीर जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहां पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे, तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर नहीं। ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग, महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरदराव पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी वीर थे वीर सावरकर। तीखे देने आते हैं, जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं, लेकिन आप दूसरा सवाल का जवाब सुनिए। जब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, जब आप आरएसएस की इतनी अच्छाइयां बता रहे हैं, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं मैडम। एक सेकंड, आपकी टर्न है, बोलिए, आपकी टर्न है, बोलिए। अमीर जी एक सेकंड, जब आप कह रहे हैं कि जनता दल की सरकार बनवाई, राहुल गांधी को माफी वीर नहीं मानती हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आईएएस आईपीएस जो स्वतंत्र होकर, जो संविधान के आधार पर काम करता है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर साथ में कैसे हो सकता है? ये वायलेशन है पावर का, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो पावर सेपरेट है, उस पावर का। लेकिन हमने तो देखा, जो आप कह रहे थे ना आरक्षण कैसे, अभी जो प्रदीप जोशी जी को बना है यूपीएससी का चेयरपर्सन, जो रिजाइन करके गया है, इन्हीं के टाइम पर सबसे ज्यादा जो सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए, कौन है पूजा खेड़कर? क्यों नहीं है जांच करवा पाए? एक मौका मुझे दें आप मेरे कार्यक्रम में, 30 सेकंड का तो बेहतर होगा। कंचना जी, आपने एक अच्छा पॉइंट रखा, आपने बोला कि मैं आपको दे रही हूं, लेकिन मैं कह रही हूं कि आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है, संविधान के खिलाफ रही है। आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को रखा है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, देश में आजादी है। आपने बोला, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, आपने बोला देखिए हम तो माफी वीर मानते हैं वीर सावरकर को। आप कुछ भी मान सकते हैं वीर सावरकर को, अंबेडकर साहब को कुछ लोग देश में नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, भगवान राम को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, हर वर्ग के लोग होते हैं। जब ईश्वर के लिए बात है तो सावरकर तो इंसान थे भाई, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी आपने बोला कि वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से, बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए, मोगा की जेल से माफी लिखी थी। तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट पटरी पे रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, तो फिर आप पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टाइम के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। आप आई चैलेंज यू अमीर जी कि पंडित नेहरू जी का वो आप पत्र अपने लाइव टेलीकास्ट पे चलाइए और बोलिए कि इसलिए उन्होंने माफी मांगा था क्योंकि उन्हें जेल से आना था और ब्रिटिश का साथ देना था जो सावरकर ने किया। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर नहीं, पत्र और चलाइए लाइव। मैं बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं, दोनों फ्रीडम फाइटर थे मेरी नजर में, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। पंडित नेहरू भी फ्रीडम फाइटर है और वीर सावरकर भी फ्रीडम फाइटर रहे, और वीर सावरकर को 2 लाइफ टाइम मिली, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। ओके, रिजवान अहमद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। पत्र माफी मांगते हुए अवेलेबल है। रिजवान अहमद, पंडित नेहरू की माफी का भी जिक्र है। ओके रिजवान अहमद, चलाइए लाइव टेलीकास्ट। बिल्कुल चला देता हूं मैडम। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में, बस मुझे पता था मुबारक हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है, आप नागपुर गई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है?
एक मिनट। आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए, अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं डिबेट, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए, शांति शांति। ये बताइए कंचना जी आपको चांस मिला, अब रिजवान अहमद को 30 सेकंड तो दे दीजिए, विवेक उसके बाद वेट कर रहे हैं। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक जी। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था, जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी, और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। ये एक समय है और वक्त है, और वक्त के साथ आदमी बदलता है। कल नहीं मानते थे, आज मानने लगे। क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? ओके, विवेक श्रीवास्तव अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। विवेक पॉइंट ये है, देखिए इस देश की राजनीति में कई सावन हमने भी देख लिए और आपने भी देख लिया, आपका अनुभव भी बहुत ज्यादा है विवेक जी। मेरा प्रश्न ये है कि आरएसएस को लेकर बार बार कई सारे सवाल जवाब होते रहे हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने संघ को सही माना, इंदिरा गांधी ने एक पॉइंट पर संघ को सही माना, इवन लेफ्ट ने संघ को सही माना। देखिए, मेरा यह कहना है कि संघ को 4 बार इस देश में बैन किया गया। 1947 में बैन किया गया था 4 दिन के लिए, 1948 4 फरवरी को बैन किया गया, 75 से 77 की बात आप कर ही रहे हैं इस डिबेट के अंदर, और उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब भी बैन किया गया। 4 बार संघ को बैन किया गया। इसमें सबसे बड़ा उल्लेखनीय जो बैन था वो था जो होम मिनिस्टर सरदार पटेल, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने लगाया था। उसमें नेहरू भी इन्वॉल्व थे, और उसके बाद जो गोलकर के साथ पत्राचार हुआ, गोलकर जी भी जेल में थे उस वक्त, ये भी मैं आपको बता दूं, और मध्यस्थता की जा रही थी दोनों तरफों से। और ये जब इस बैन को हटाया गया तो गोलवलकर जी ने कुछ आश्वासन दिए, वो मैं याद दिलाना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए अजय आलोक जी को। आश्वासन था दैट संघ इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेगा किसी भी प्रकार की, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। और वो चीजें जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल ने, नेहरू जी ने जो मेंशन करी थी, खासकर पटेल का मैं नाम लूंगा क्योंकि पूरी कंट्रोवर्सी में जो रिटन पत्राचार हुआ था वो होम मिनिस्ट्री के साथ उस वक्त हुआ था, वो दस्तावेज आर्काइव्स में मौजूद हैं और मैंने व्यक्तिगत तरीके से पढ़े हैं, और उस पे भी होम मिनिस्ट्री नहीं मान रही थी और मध्यस्थता कई संगठनों ने करी। सुनिए सर, आप पहले, आज जब आपने 75 की बात करी तब भी अजय आलोक ने कहा कि राजनीतिक एक्टिविटी कर रहे थे। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तब भी संघ पॉलिटिकल एक्टिविटी में मशगूल था। सबको मालूम है कि बीजेपी एक अकेली पार्टी है जिसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में संघ एज अ कैडर मदद करता था, और ऊपर से आगे कहता था कि नहीं साहब हम तो नॉन पॉलिटिकल है वैसे, और हम तो आज भी मोहन भागवत यही कह रहे थे कुछ दिनों पहले तक। लेकिन यह फैक्ट है कि संघ एक पर्टिकुलर विचारधारा के हिसाब से इस देश को बनाना चाहता है, जिसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बंच ऑफ थॉट्स में भी कोट करता, लेकिन मुझसे पहले वो कोट कर चुके हैं। आरक्षण के बारे में इनके क्या विचार हैं? ब्राह्मणवादी सोच है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही संस्कृति और मोनोलॉगस तरीके से एक संस्कृति को ये थोपना चाहते हैं देश के ऊपर, और डाइवर्सिटी को ये रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये चार बात तो हो गए अमीश जी, लेकिन अगर आप सरकारी जवाब ले लेते हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक आंसर इट। मैंने यही बोला इनको कि ये भी अपने कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को पढ़ के नहीं आए। भैरव सिंह शेखावत जो इस देश के उपराष्ट्रपति थे वो हार्डकोर संघ से थे, आरएसएस से थे। और भैरव सिंह शेखावत के बारे में जब सीपीएम आंदोलन चलाती थी जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए, तो राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बारे में खुद सीपीएम बोलती थी कि सबसे प्रगतिशील नेताओं में भैरव सिंह शेखावत हैं, जो इस देश में दुष्प्रथा को खत्म करने के लिए जागृत हैं। आरएसएस का रोल भी आपको पता है। 1947 में जब दंगे हुए थे तो आरएसएस नजर रखती थी दंगा पीड़ितों के लिए, 3000 से ज्यादा शिविर लगाए। कश्मीर की सीमा पर सेना के जैसे नजर रखती थी आरएसएस। 1948 में कबायलियों के जब अटैक हुआ था, हरि सिंह मान नहीं रहे थे विलय करने के लिए, सरदार पटेल ने आरएसएस को भेजा था। गुरु गोलवालकर जी ने बात की थी जाके, तब हरि सिंह ने कश्मीर का विलय किया था। क्या बात आप कर रहे हैं? आज गोवा इंडिपेंडेंट है आरएसएस के कारण, दादर नागर हवेली सब आरएसएस के कारण है, और आप जबरदस्ती आरएसएस को डाइवर्स बोलते जा रहे हैं। क्योंकि कंचना यादव जी ने एक बात को रखा, कंचना यादव जी ने बोला कि देखिए पंडित नेहरू का कंपैरिजन कैसे हो सकता है,
पॉइंट ये है कि अंग्रेजों ने 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंजाब की नाभा जेल में, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, पंजाब की जेल थी लेकिन नाभा थी, मोगा नहीं थी, नाभा जेल में गए थे और वो वहां पे 12 दिन भी नहीं रह पाए थे और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तो तब नेहरू ने नाभा रियासत में प्रवेश ना करने का माफीनामा देकर अपनी सजा को माफ कराया था। और दूसरी तरफ जिसको माफी वीर कहा जा रहा है उसको 10 साल अंडाकार जेल अंडमान निकोबार में 10 साल 9 साल 10 महीने तक रखा गया और उसके बाद उसने माफीनामा लिखा कि मैं बाहर आ सकूं, मैं फिर अपने देश की सेवा कर चुका हूं, इसलिए उसने माफीनामा लिखा, वो माफी वीर है। मेरा पॉइंट यही है कि हमें अपने मुल्क पर दी हुई कुर्बानियों को याद करना चाहिए। आप पंडित नेहरू का इस्तकबाल करें, जरूरी है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन सावरकर माफी वीर नहीं थे। और मैं इस क्योंकि ये फैक्ट है इसलिए इस बात को मैं रखूंगा। कैसे अपमान कर सकते हैं हम अपने देश के एक वीर सपूत का कि उसको माफी वीर बोलेंगे? हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके, उसे माफी वीर तो कम से कम ना बोले। कंचना यादव, इसलिए मैंने नाभा जेल के इंसिडेंट को कोट करा। 12 दिन नहीं रह पाए थे पंडित नेहरू नाभा जेल में और उन्होंने 2 साल की सजा हुई थी और माफी मांगी थी। हो सकता है वो भी बाहर निकल के देश का ही काम करना चाह रहे हो। जिन सावरकर को 9 साल 10 महीने में आपको माफी वीर दिखाई दे रहा है। अरुण आनंद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने लेखक। अमीर जी मैडम मेक योर पॉइंट, 20 सेकेंड्स। हाँ ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आ गया होगा, आपके पीसीआर से या बीजेपी से, मुझे नहीं मालूम, आपने पढ़ दिया। मैंने बोला वो पत्र आप दिखाइए ना जिस पे ये लिखा होगा हमें बाहर निकालो क्योंकि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कर दूंगा। ये है सावरकर ने लिखा था माफीनामा, बाहर निकले और फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट भी किया था। मैम आपको लगता है सावरकर सावरकर जो कि घोर राष्ट्रवादी था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा था? मैडम आपकी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन आजादी के नायकों पर तो हम ना कम बोले, लेकिन आपकी ये आपका पॉइंट है, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट है, आपका पॉलिटिकल पॉइंट है। अरुण आनंद है मेरे साथ। अरुण आनंद, संघ को अगर संघ 58 साल वाला पुराना प्रतिबंध अगर हटा है तो उसका कारण यही है कि अब सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, विपक्ष नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। अरुण आनंद 30 सेकेंड्स। देखिए हाई कोर्ट जो है उसके 10 डिसीजंस जो है, ये मसला कि क्या सरकारी कर्मचारियों को भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए संघ की गतिविधियों में, 1966 से लेकर और अब तक 10 हाई कोर्ट्स के अंदर 10 मामले ऐसे गए। 10 के 10 मामलों में जो डिसीजन आया वो इस बात पर आया कि संघ जो है वो एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए जो संघ के में अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जाता है तो जो है वो गैर कानूनी नहीं है। ये बात अलग है कि तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कम से कम 2-3 मामले गए जब राज्य सरकारों ने अपील की इनके खिलाफ, जो कांग्रेस की राज्य सरकारें थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजंस के अंदर ये बात कही है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का संघ के अंदर संघ की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी नहीं है। तो अगर हम इस देश में संविधान की बात मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स बॉडी मानते हैं, तो आप बाकी सब वैचारिक बातें छोड़ दें तो कम से कम जो है गुड पॉइंट अरुण आनंद, आपने आपने एक बहुत थॉटफुल पॉइंट दिया है। मैं जवाब लूंगा इसका विवेक श्रीवास्तव से, लेफ्ट की जाने माने नेता हैं। बड़ी खबर है और उस बड़ी खबर का हम रुख कर सकते हैं। राहत फतेह अली खान जाने माने सिंगर हैं, पाकिस्तानी गायक हैं, उनको दुबई में हिरासत में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, दुबई एयरपोर्ट में हिरासत में ले गए हैं राहत फतेह अली खान। पूर्व मैनेजर ने की थी शिकायत और उसके बाद गिरफ्तार किया गया है राहत फतेह अली खान को। राहत को दुबई में पुलिस स्टेशन इस समय ले गए हैं। जाने माने सिंगर हैं राहत फतेह अली खान, बॉलीवुड में भी कई गाने गाए हैं, उनको हिरासत में ले लिया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, कल शाम इंडिया गठबंधन के नेता मिल सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। कल शाम इंडिया गठबंधन पर यह बड़ी खबर है, कल शाम गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे भारत के राज्यों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यानी एक बदलाव आ रहा है, जनसंख्या में असंतुलन आ रहा है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जनसंख्या में इस बदलाव की बड़ी वजह घुसपैठियों को अवैध तरीके से बसाना है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में
हिंसा के पीड़ितों को एक खुला ऑफर, मॉनसून ऑफर देते हुए कहा है कि वो उन्हें पश्चिम बंगाल में शरण देने के लिए बकायदा तैयार है। ये वही ममता बनर्जी है जो सीए की धुर विरोधी है। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाती है, जबकि इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में किसी तरह की धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो रही है। वहां लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी ममता बनर्जी इन बांग्लादेशियों पर पूरी ममता दिखा रही हैं। दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं। बांग्लादेश में अगर कोई प्रताड़ित है तो वहां उन्हें शरण मिल सकती है, लेकिन किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया। लेकिन हमारे यहां पर खुला ऑफर ममता बनर्जी दे रही है इंडिया अलायंस की। लेकिन जरा सोचिए, अगर हिंदुओं पर किसी देश में प्रताड़ना हो तो उन्हें भारत के अलावा कौन शरण देगा? सऊदी अरब तो नहीं दे पाएगा। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के इस ऐलान के पीछे मकसद बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना है, और बंगाल के 9 जिलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। हाल ही में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि असम में 1951 में जो मुस्लिम आबादी 12% थी, वो आज 40% हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दावा है कि असम के 9 से भी ज्यादा जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव चेंज हो गया है। डेमोग्राफी में बदलाव की समस्या कितनी बड़ी है, इसका उदाहरण देखना है तो यूरोप और ब्रिटेन की सड़कों पे साफ देखा जा सकता है। इन देशों ने जिन लोगों को शरणार्थी समझकर पनाह दी, वही लोग आज उन देशों को आए दिन चला रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें वक्त रहते राजनीतिक फायदे को किनारे रखकर वास्तविकता को समझना होगा, और साथ ही साथ कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। नहीं तो जब कुछ उजड़ जाता है तब पछताने का कोई फायदा नहीं होता। आज यूरोप में फ्रांस हो, यूके हो या जर्मनी हो, सब देश बड़े परेशान हैं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। वो पुराना गाना है, कहीं देर ना हो जाए। कहीं अगर देर हो गई तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है, और ये मैं कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।